हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ रहे थे और जिसमें हमने आपको जो है 4 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 दिया है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। ठीक, देखो ये अवतल दर्पण है और इस दर्पण के सामने ये इसका ध्रुवी हो गया और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वही दर्पण का मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस की डेफिनेशन हुई कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, तो आप 5वां क्वेश्चन इस प्रकार कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है एक गोली दर्पण की 6 नंबर में एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक आपका गोली दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी पूछ रहा है f। तो बताओ कैसे लगाएंगे। सॉरी, वक्रता त्रिज्या आपकी 20 दी है, वैसे ये प्लस की है, कुछ नहीं चिन्ह दिया तो प्लस ही मानेंगे। तो उत्तल दर्पण की है तो ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यह आ जाएगा 20/2। तो आपका कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। मतलब उस वस्तु का वो दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बने वो सीधा बने, आवर्धित बने। आवर्धित का मतलब वस्तु के सापेक्ष कुछ बड़ा बने। तो वो दर्पण देखो, उत्तल दर्पण में आपने पढ़ा था प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बड़ा और सीधा बनता है। तो उस दर्पण का नाम आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों प्रयुक्त करते हैं। तो इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी, छोटा और सीधा बनता है। ठीक, भाई इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण से वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए, वस्तु चाहे जहां हो, किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, और एक चीज होती है इसका विस्तार, दृष्टि विस्तार क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। बहुत दूर तक की हम इस दर्पण से वस्तुओं को देख सकते हैं। कह रहा है उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 से दी है। r का मान 32 दिया है, f का मान निकालना है, बराबर r/2 16 सेंटीमीटर निकल आएगी। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी। एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का। ठीक, एक अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी, तो ये वस्तु की दूरी है, बिंब की दूरी ये माइनस की 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब। 3 गुना आवर्धित का मतलब हो गया 3 आवर्धन है और वास्तविक और बड़ा है तो आवर्धन जो है आपका
ऋणात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन ऋणात्मक आएगा। कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है, बस प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो आपने दर्पण के लिए m बराबर पढ़ा है माइनस का v अपान u, m का मान -3, v का मान निकालना है, u का मान माइनस का 10, ये माइनस माइनस प्लस 10 3 30 सेंटीमीटर निकल रहा है। तो दर्पण से प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। वायु में गमन करती हुई एक प्रकाश किरण, ठीक है, जल में तिरछी प्रवेश करती है। जल में वायु आपका कैसा माध्यम था, वायु आपका था विरल माध्यम, और जल जो है वो वायु के सापेक्ष सघन माध्यम है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो लिखेंगे प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। और इसके बाद कारण यही होता है, कारण है प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन का कारण है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। तो आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें आप लिखेंगे कि प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी, ठीक है, क्योंकि वायु से जल में जाने पर, वायु से जल में जाने पर प्रकाश की चाल घट जाएगी, घट जाएगी, ठीक, इस प्रकार से लिख देना है। 12 नंबर पे पहुंचते हैं। ये आप पढ़ भी चुके हैं। कह रहा है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपूर्णांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो कांच का अपूर्णांक दिया है 1.5 GU ऐसे लिखा है। फिर कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, तो ये कांच का आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपूर्णांक दिया है, ठीक है। और आपसे पूछा है कांच में प्रकाश की चाल B पूछ रहा है, और वायु में प्रकाश की चाल दी है, वायु में प्रकाश की चाल दी है C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आप लोगों ने इनका फार्मूला पढ़ा होगा, n बराबर क्या होता है C/V। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब जब कांच का अपवर्तनांक है तो कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। मान रखते क्या आएगा, n बराबर इनका मान 1.50, C का मान 3 × 10⁸ बटे में क्या V, इधर लेना V को, तो 3 × 10⁸ अपान में 1.50, ये 1.50 है, ये 1.5 है समझ लो, तो 1.5 गुना कितना आ जाएगा 3, या आप क्या करें ये पॉइंट का हटा लें, 2 जीरो बढ़ा लें ऐसे, ये 0 0 कट गया, और 5 दूना 10, 5 3 15, 3 से 3 कट गया, तो 2 × 10 की पावर कितना आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। कह रहा अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। तो देखो मतलब अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का मतलब अधिकतम अपवर्तनांक, अधिकतम अपवर्तनांक वाला माध्यम बताओ और न्यूनतम अपवर्तनांक वाला माध्यम बताओ। तो देखो अधिकतम सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है, तो अधिकतम अपवर्तनांक हीरे का होगा। अधिकतम अपवर्तनांक का माध्यम है हीरा जिसका 2.42 होता है, ठीक, और यह अधिकतम अपवर्तनांक वाला है, अधिकतम अपवर्तनांक का माध्यम हीरा है, और न्यूनतम अपवर्तनांक का माध्यम, न्यूनतम अपवर्तनांक का माध्यम ये आपका वायु है,
वायु का अपर्तनांक 1.003 लगभग होता है, लगभग 1 ही लिख लेते हैं इसे। तो अधिकतम अपर्तनांक का माध्यम है क्या? हीरा। न्यूनतम अपर्तनांक का माध्यम क्या है? बोलिए वायु। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था। 14 नंबर पे पूछते हैं, कह रहा है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसी में प्रकाश की चाल या प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है, इनके अपर्तनांक दिए गए हैं। तो देखो, जिस माध्यम का अपर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होगी, क्योंकि जिसका अपर्तनांक ज्यादा उसमें सघनता ज्यादा होगी। सघनता ज्यादा होगी वो प्रकाश की चाल जो है कम होगी। तो आप जो आपके पास 3 अपर्तनांक दिए हैं, किसका किसका दिया है? केरोसिन का दिया है, केरोसिन, फिर तारपीन का तेल है, तारपीन का तेल, और एक और दिया है जल। ठीक, और इनके अपर्तनांक दिए हैं 1.44, 1.47, 1.33। तो देखो आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा है, बराबर क्या? C अपान V, यहाँ से V बराबर क्या निकलेगा? C अपान M। जिसके लिए n जितना ज्यादा होगा उसके लिए चाल माध्यम में उतनी कम होगी। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है, वायु में प्रकाश की चाल बटे अपर्तनांक होता है सूत्र के अनुसार। अब अपर्तनांक जितना ज्यादा होगा चाल उतनी कम होगी। तो अपर्तनांक जितना ज्यादा होगा, देखो इसका मतलब इसमें चाल सबसे ज्यादा होगी, इसमें चाल उससे कम होगी। ठीक है, नहीं एक मिनट, अपर्तनांक जितना ज्यादा होगा चाल उतनी कम होगी, तो इसमें चाल क्या होगी? सबसे कम होगी, क्योंकि इसका अपर्तनांक सबसे ज्यादा है। और सबसे कम अपर्तनांक जल का है, तो जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर आंसर में लिख देना सबसे तेज, सबसे तीव्र गति जल में होगी, सबसे तीव्र गति जल में होगी। किसमें? क्यों होगी? क्योंकि जल का अपर्तनांक जल में सबसे तीव्र गति जल में होगी, क्योंकि जल का अपर्तनांक, जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, सबसे कम है। ठीक, तो इस प्रकार आप प्रोटीन कर सकते हैं। हीरे का अपर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे का अपर्तनांक 2.42 है, तो अपर्तनांक का सूत्र होता है बराबर C अपान V, और अपर्तनांक कितना दिया है? 2.42। ये दिया है अपर्तनांक हीरे का। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीरे का अपर्तनांक 2.42 का मतलब ये है कि हीरे में, या ऐसे कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है? 2.42। या ये कह सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल हीरे, देखो यहां से C का आप मान निकाल सकते हैं, 2.42 होगी। तो यहां लिख सकते हैं अर्थात वायु में प्रकाश की चाल, भाई C जो है किसमें प्रकाश की चाल है? वायु में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल की, हीरे में प्रकाश की चाल की 2.42 गुना है। इसका यही मतलब। या ऐसे भी लिख सकते थे कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42। या ऐसे लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल की 2.4 गुनी। ठीक है, 2.4 गुनी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था हीरे में प्रकाश की चाल बताओ, तो क्या करते हैं? तो देखो ये दिया है 2.4, हमें V निकालना हो तो C का मान रख लेते हैं। 3 × 10⁸ बराबर 2.4 पे होगी। 2.4 से जो है भाग कर दिया जाता, भाग करने पर आपका हीरे में प्रकाश की चाल कंप्लीट हो जाती है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर की परिभाषा, क्षमता का मात्रक डायोप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, फोकस दूरी के विक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी मीटर में नापते, तो इसका मात्रक जो है डायोप्टर होता है। ठीक, तो एक डायोप्टर की फोकस दूरी वो क्षमता की आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। तो P बराबर आप लोगों ने पढ़ा 1/F का है मीटर, ऐसे तो पढ़ते हैं। अच्छा बताओ, यदि F बराबर 1 मीटर हो जाए, F बराबर जो है 1 मीटर हो जाए, ठीक,
एफ बराबर यदि 1 मीटर आपका हो जाए, एफ बराबर कितने मीटर हो जाए, 1 मीटर, 1 मीटर, तो पी बराबर जो है यहां पर 1 रखेंगे आपका मान, तो 1 डायरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16, 1 डायरेक्टर की परिभाषा। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायरेक्टर होती है, या 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डायरेक्टर कहते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक, 1 मीटर अर्थात लिख देंगे, अर्थात 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायरेक्टर होती है, या 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1D 1 डायरेक्टर कहते हैं, ये लिख सकते हैं आप। ठीक, 17 देख लीजिए, कह रहा है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक था उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको दी गई, इसमें भी 50 सेंटीमीटर दूर, उल्टा और वास्तविक बनाता है, इसका मतलब उत्तल लेंस के दूसरी ओर ये प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है भाई, उत्तल लेंस आपने पढ़ा था कि उत्तल लेंस से वो 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे बनते हैं, और लास्ट वाली कंडीशन में आभासी सीधा बनता है, वो उसकी ओर बनता है। तो उत्तल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ पर होगी v बराबर प्लस 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक, ये किसकी दूरी हो गई, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, v बराबर 50 सेंटीमीटर। कह रहा है या सुई, देखो सुई का प्रतिबिंब ना, सुई वस्तु है भाई, सुई आपकी लेंस के सामने छू रखी है, सुई वस्तु हो गई। ठीक, कह रहा है यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है, तो आपसे वस्तु की दूरी, वस्तु यहां पर कौन है, सुई, सुई की दूरी पूछ रहा है, सुई की दूरी कंप्लीट करवा रहा है u, वस्तु की दूरी। फिर आगे क्या लिखा है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, यदि इसका प्रतिबिंब जो है उसी साइज का बन रहा है, मतलब जितनी साइज की वस्तु है उतनी साइज का प्रतिबिंब है। ठीक, अर्थात प्रतिबिंब का साइज I बराबर किसके होगा, वस्तु का साइज O। तो क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है जिस साइज का बिंब है, कह रहा है लेंस की क्षमता ज्ञात करो, लेंस की क्षमता P पूछ रहा है। देखो P का सूत्र आपने ये पढ़ा, P बराबर 1/f, f मीटर में होना चाहिए, P बराबर 100/f, तो f काय में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। इसका मतलब चाहे P का मान हम इस सूत्र से निकाले चाहे इस सूत्र से निकाले, हमें फोकस दूरी चाहिए, और फोकस दूरी जो आपकी होगी वो जो है क्या, सेंटीमीटर में निकालना, तो इस सूत्र में लिख लेना, मीटर में निकालना तो इस सूत्र में लिख लेना। इसका मतलब यहां से हमें फोकस दूरी कैलकुलेट करनी है। ठीक, प्रतिबिंब का साइज वस्तु का साइज बराबर है, तो आप लोगों ने पढ़ा है लेंस के लिए क्या, लेंस के लिए याद होगा आपको I/O बराबर V/U, I/O बराबर V/U। ठीक, देखो जिस साइज का बिंब है उसी साइज का वस्तु है, प्रतिबिंब है, तो I जो होगा वो O के बराबर होगा, लेकिन I और O बराबर होंगे तो I जो है प्रतिबिंब की लंबाई उल्टा नीचे की ओर, वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर है, तो I बराबर जो है माइनस का O होगा बटे O। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, V कितना है 50/U। समझ लेना, प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज बराबर है, या आप ऐसे ले सकते हैं, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र क्या है, बराबर I/O। ठीक, अब प्रतिबिंब वास्तविक था उल्टा है, ये और ये बराबर है, तो O बराबर भी आप I रख सकते हैं, चाहे जैसे रख लो, और M बराबर क्या होता है, V/U, बात वही में पड़ेगी, I/O बराबर V/U। I और U दोनों बराबर है, लेकिन I का मान वस्तु के साइज का माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु ऐसे मुख्य अक्ष पर रखी है और प्रतिबिंब उल्टा नीचे की ओर बन रहा है, तो वस्तु की साइज धनात्मक होगी और प्रतिबिंब का साइज ऋणात्मक होगा, तो एक कोई ऋणात्मक ले लो, तो क्या आ जाएगा, O I बराबर माइनस का O बटे O बराबर V/U।
v का मान दिया है 50 बटे u, ये कट गया, यहाँ पर 1 आया, u बराबर माइनस का कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। देखो u मालूम v मालूम, अब लेंस का सूत्र लगा दो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। बताओ 1/f का मान निकालना है, 1/v कितना है, v है आपका 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u का मान रखेंगे 50, ये 2/50, 2 1 कम 2, 2 से 25 बार उल्टा करेंगे प्लस 25 सेंटीमीटर उत्तर लेंस है। क्षमता पूछ रहा है तो p बराबर क्या लगा देंगे 100 बटे क्षमता, लेंस की क्षमता p बराबर 100 बटे f सेंटीमीटर में, 100 बटे कितना 25 चुकू 100, कितने डायोप्टर 4 डायोप्टर क्षमता निकल जाएगा। ठीक, एक और का बचा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है 2 मीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है जिसकी क्षमता p निकालनी है। अरे यार इसमें तो 100 बटे f नहीं लगाना है, 1 बटे f लगाना है ना भैया, क्या आएगा 1/f का मान 2 मीटर में ही रख देंगे 0.5 डायोमीटर। तो इस प्रकार से आपके एनसीईआरटी पाठगत वाले प्रश्न खत्म होते हैं और इसके बाद आपके अभ्यास प्रश्न चालू होंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे।